प्रश्नावली 3.4 कक्षा 8 विषय गणित। प्रश्नावली को शुरू करने से पहले इसमें कुछ ये परिभाषाएं हैं, जैसे समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग और ये पतंग। तो पहले हम इनको समझते हैं, लेकिन आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें और अपने मित्रों और दोस्तों को शेयर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला है समांतर चतुर्भुज। तो देखो ये क्या होता है, एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। सम्मुख भुजा जैसे ए बी सम्मुख है किसके, डी सी के। तो ये दोनों क्या है, यानी कि ये सम्मुख भुजाएं हैं और दोनों क्या हैं, ये समांतर। ठीक है, इधर ये ए डी और ये बी सी, ये दोनों भी समांतर हैं। ठीक है, अब इसके गुण क्या कह रहे हैं कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो अभी बताया है ए बी और डी सी दोनों कैसी हैं, सम्मुख भुजाएं हैं और बराबर हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो सम्मुख कोण यानी कि ये ए बराबर होगा किसके, सी के। ये दोनों सम्मुख कोण हैं। और इधर ये बी और डी, ये कोण बराबर होगा क्योंकि ये भी दोनों सम्मुख कोण है। ठीक है, अगला है इसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी ये विकर्ण है ए सी और दूसरा विकर्ण है बी डी। तो ए सी इस बी डी को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो देखो ये ओ डी और ये ओ बी, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, जैसे ये ओ डी 2 सेमी का है तो ओ बी ये भी 2 सेमी का होगा। ठीक है, ऐसे ये ओ ए बराबर होगा किसके, ओ सी के। ठीक है, तो ये हो गए आपके इसके गुण। अगला देखते हैं समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज देखो नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान यानी समान लंबाई की होती हैं। ठीक है, तो उसको हम समचतुर्भुज कहते हैं। ये आपकी आकृति है पी क्यू आर एस। अब इसके गुण क्या हैं, देखो समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। समांतर चतुर्भुज ये, तो इसके जो भी गुण होते हैं यानी कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं और विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को समान दो भागों में विभाजित करते हैं। ये इसके गुण हो गए। और ये और है इसमें कि विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। लंब का मतलब ये जो विकर्ण हैं एक दूसरे को जब ये काटेंगे तो ये क्या बनाएंगे, समकोण। ये यहाँ पर समकोण बनाएंगे। ठीक है, आ गया बात समझ में। तो ये होते हैं समचतुर्भुज के गुण। अगली परिभाषा है आयत। तो आयत की तो सभी जानते हैं, एक समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण समकोण होता है। लेकिन यही है इसकी परिभाषा कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का होता है, आयत कहलाता है। इसके गुण क्या हैं, देखो गुण हैं समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, यानी ये तीनों गुण होते हैं इसके अंदर। और प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी ये सभी कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। समकोण का मतलब 90 डिग्री। विकर्ण बराबर माप के होते हैं, यानी इसकी जो ये विकर्ण है इन विकर्णों की जो लंबाई होती है वो बराबर की होती है इन दोनों विकर्णों की। आगे बात समझ में। ठीक है, तो विकर्ण बराबर माप के होते हैं। अगला है वर्ग। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान माप की होती हैं, यानी सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, तो उसको क्या कहते हैं हम, वर्ग। गुण क्या है इसमें, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और आयत सभी के गुण होते हैं। यानी इस अकेले जो वर्ग है इसमें इसके भी ये गुण भी होते हैं, ये समचतुर्भुज के भी होते हैं और आयत के भी गुण होते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषाएं आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए और साथ में जो इसके गुण हैं सभी के वो भी याद होने चाहिए, तभी हम प्रश्नावली 3.4 को आसानी से समझ करके हल कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपको अच्छे तरीके से याद करनी है, समझ करके। फिर है अगला पतंग। पतंग क्या होता है, तो ये आकृति जो पतंग जैसी आपको दिख रही है ये क्या है, आपका पतंग चतुर्भुज। पतंग जैसी दिख रही है इसलिए पतंग है और 4 भुजाएं हैं इसलिए ये चतुर्भुज है। तो क्या है इसकी परिभाषा, देखो एक चतुर्भुज जिसमें 2 आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। आसन्न भुजाओं का मतलब पास पास वाले भुजा, जैसे देखो ये ए डी भुजा और ये ए बी, ये दोनों कैसी भुजाएं, आसन्न भुजाएं हैं। ठीक है, इधर ये बी सी और ये डी सी, ये दोनों भी आसन्न भुजाएं हैं।
तो देखो ये AD और AB इन दोनों की लंबाई बराबर है और इधर BC और DC इन दोनों की लंबाई बराबर है। ठीक है, तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर माप के होते हैं, यानी ये और ये बराबर है, इधर ये और ये बराबर है, तो ऐसा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पतंग चतुर्भुज कहते हैं। अब इसके गुणधर्म देखो, विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, यानी एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। ठीक है, ये विकर्ण और इधर ये विकर्ण। दूसरा है, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है। तो ये बात मेरे जच नहीं रही है, क्योंकि देखो ये विकर्ण जो AC विकर्ण है उसकी तो लंबाई ज़्यादा है और ये BD विकर्ण है वो उसकी लंबाई कम है। तो ये BD विकर्ण इसकी लंबाई यानी जो है ये AC विकर्ण इस BD को दो बराबर भागों में बांट रहा है, लेकिन ये AC जो विकर्ण की लंबाई ज़्यादा है तो इधर तो कम है और इधर ज़्यादा है, तो ये विकर्ण के दोनों भाग बराबर नहीं हो सकते, तो इसलिए ये नियम थोड़ा अलग दिख रहा है। फिर भी देखो आगे देखते हैं, कोण B बराबर कोण D, परंतु कोण B और D, तो कोण ये बराबर है किसके, इस D के। आगे देखते हो, परंतु कोण A बराबर नहीं है कोण C के, यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो ये परिभाषाएं दोस्तों आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। तो अब देखते हैं, ये प्रश्नावली शुरू करते हैं 3.4। पहला सवाल देखते हैं, बताइए कथन सत्य है या असत्य। तो हमें सत्य और असत्य बताना है। देखिए पहला, सभी आयत वर्ग होते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा असत्य, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं और आयत में नहीं होती हैं। ठीक है, तो देखो इसको कैसे लिखते हैं, तो ये देखो ये पहला लिख लिया है मैंने और ये पहले का A, तो इसका पहले का उत्तर क्या है, असत्य। ठीक है, अब इसका हमें कारण भी लिखना है, तो कारण क्या है, देखो क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं समान माप या लंबाई की होती हैं। ठीक है, लेकिन आयत की केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, तो इसलिए क्या है, ये असत्य है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो देखो ये इसमें है सत्य। क्यों है सत्य, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं और समचतुर्भुज में भी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। दूसरी बात, समांतर चतुर्भुज में भी सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं और समचतुर्भुज में भी बराबर होती हैं, तो B का लिख देंगे हम सत्य। ठीक, कारण क्या लिखेंगे इसका, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ठीक है, एवं सम्मुख भुजाएं ठीक है समान होते हैं। ये हो गया आपका कारण। इसके बाद देखते हैं तीसरे में क्या है, देखो सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं, तो इसका आंसर लिख देंगे हम सत्य। कारण क्या होगा, अब देखो इसमें ये कह रहा है कि वर्ग जो है वो समचतुर्भुज है और आयत भी है, तो देखो समचतुर्भुज कैसे है, क्योंकि समचतुर्भुज में
सभी भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। और आयत में प्रत्येक कोण समकोण होता है। और उसमें भी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। जैसे वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं, यानी और उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और कोण भी समकोण होता है, तो इसलिए क्या है, ये सत्य हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखते हैं अगला डी। डी क्या कह रहा है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। तो इसका आंसर है, देखो सभी वर्ग जो होते हैं वो समांतर चतुर्भुज होते हैं, लेकिन ये क्या कह रहा है कि नहीं होते हैं, तो इसलिए क्या है, ये असत्य, ठीक है। तो डी का जो आंसर है वो लिखेंगे हम असत्य। क्यों लिखेंगे? क्योंकि गुणधर्म में देख लेना ये, क्योंकि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं। गुणधर्मों में देखना ये दे रखा है, गुणधर्म में क्या दे रखा है कि वर्ग जो होता है ना उसमें समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और आयत सभी के गुण होते हैं, तो इसलिए क्या है, ये असत्य है, क्योंकि ये मना कर रहा है कि भाई वर्ग जो है वो समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, तो इसलिए असत्य है। इसके बाद देखते हैं ई। ई देखो, ई क्या कह रहा है, सभी पतंगें समचतुर्भुज होती हैं। तो इस ई का आंसर आ जाएगा असत्य, ठीक। क्यों आएगा? क्योंकि समचतुर्भुज में सभी भुजाएं समान माप या लंबाई की होती हैं, ठीक है। लेकिन पतंग जो होता है उसमें केवल दो आसन्न भुजाओं का युग्म जो होता है वही समान माप का होता है, जैसे अभी मैंने तुम्हें परिभाषा में बताया भी था ये, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अब अगला एफ। सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो क्या लिखते हैं, ई के बाद में एफ। इसका आंसर होगा सत्य। क्यों है सत्य? क्योंकि पतंग चतुर्भुज में दो आसन्न भुजाओं के युग्म समान लंबाई के होते हैं, समान लंबाई के होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें जो सम्मुख कोण होता है यानी कि पतंग में वो भी बराबर होता है, लेकिन जो समचतुर्भुज होता है उसमें सभी भुजाएं बराबर भी होती हैं और सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तो इसलिए क्या होगा, ये सत्य होगा। इसके बाद में देखते हैं अगला जी। देखो जी क्या है, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होते हैं। तो सभी समांतर चतुर्भुज जो हैं वो समलंब चतुर्भुज की कह रहा है ये, ठीक है। तो ये क्या है, देखो ये भी सत्य होगा आपका। अब ये सत्य क्यों होगा? क्योंकि देखो इसके तो बहुत सारे कारण हैं,
तो वो हम बताते हैं। देखो जी, इसका आंसर होगा सत्य। ठीक है, सत्य क्यों होगा? क्योंकि देखो, क्योंकि समलंब चतुर्भुज में केवल सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। ठीक है, और दूसरा कारण भी लिख सकते हो इसका, क्या कि समांतर चतुर्भुज में जो आसन्न कोणों का योग होता है वो 180 होता है, और समलंब चतुर्भुज में भी आसन्न कोणों का योग, यानी समांतर रेखाओं पर, समलंब में 2 समांतर रेखाएं होती हैं, तो दोनों समांतर रेखाओं के एक एक आसन्न कोणों का योग होता है कितना? 180 डिग्री। तो इसमें भी लिख सकते हैं आप कि इसमें 2 आसन्न कोणों का योग, वैसे मेरे प्रश्नावली 3.3 में अच्छी तरीके से समझाया है मैंने ये, तो और अच्छी तरीके से समझने के लिए प्रश्नावली 3.3 उसको, यानी कि पार्ट 2 भाग है, उसको आप देखना, आपकी समझ में और अच्छा आएगा ये। ठीक है, और ये समांतर चतुर्भुज जो है प्रश्नावली 3.1 की जो वीडियो है उसमें मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाया हूँ, तो अच्छा समझने के लिए 3.1 को भी देख सकते हैं। अब इसमें देखो, इसमें 2 आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं अगला है एच, सभी वर्ग समलंब होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा? सत्य होगा। क्यों होगा सत्य? क्योंकि देखो, जो समलंब के जो होते हैं ना, वो इसमें लिख देंगे और सत्य लिख देंगे। ठीक है, तो जी के बाद में एच, और एच में लिखेंगे सत्य। तो ये एच में लिख दिया हमने सत्य, और ये जो ये लिखा है ना, ये जी का, जी में जो लिखा है वो ही हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये वाला ही। आगे समझ में? तो ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों। तो जिसमें ऐसा चतुर्भुज बताओ जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं? एक तो होता है वर्ग, और एक होता है समचतुर्भुज। ठीक है, तो ये तो आज छोटा सा ही है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है? देखो बी कह रहा है कि 4 समकोण हो। तो 4 समकोण किस में होते हैं? एक तो होता है वर्ग में, और एक होता है आयत में। आगे बात समझ में? उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? देखो, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। तो एक चतुर्भुज क्यों है वर्ग? क्योंकि देखो, एक चतुर्भुज में क्या होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं, और वर्ग में भी कितनी भुजाएं होती हैं? 4। तो इसको कैसे करेंगे? देखो, तो देखो, ये तीसरे का मैंने पहले लिख लिया है, एक चतुर्भुज, यानी कि एक वर्ग जो है वो चतुर्भुज क्यों है। ठीक है, तो देखो, वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं? 4। तो क्या लिख देंगे कारण यहाँ पर? क्योंकि या वर्ग में भी 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, इसलिए हम वर्ग को क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। दूसरा है इसका एक समांतर चतुर्भुज। तो यानी कि एक वर्ग जो है वो एक समांतर चतुर्भुज कैसे होगा?
तो दूसरा है इसका समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो यह क्या होता है, एक वर्ग की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर। ठीक है, ये हम उसमें लिख देंगे कारण। ठीक है भाई, वर्ग जो होता है उसकी सम्मुख भुजाएं समान माप की भी होती हैं और समांतर भी होती हैं, तो इसलिए हम वर्ग को क्या कह सकते हैं, समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। अगला है इसके बाद में तीसरा, देखो ये तीसरा है एक समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज कैसे कहेंगे इसको, तीसरा समचतुर्भुज। तो देखो वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं, समान माप की होती हैं, समान लाभ यानी कि लंबाई में समान होती हैं। तो वर्ग की सभी भुजाएं समान लंबाई या माप की होती हैं। तो सभी भुजाएं एक समान हैं तो क्या हो जाएगा, वो समचतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में देखते हैं अगला चौथा क्या कह रहा है, देखो एक आयत है। ठीक है, तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो वर्ग में भी आमने सामने की भुजाएं, भाई उसमें चारों भुजाएं समान हैं तो आमने सामने की भी समान होंगी और प्रत्येक कोण 90 डिग्री यानी समकोण भी होगा। ठीक है, तो आप इसमें कोई सा भी कारण लिख सकते हैं। तो क्या है ये, आयत, यानी एक वर्ग जो है वो आयत कैसे होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर तीसरा कंप्लीट। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण यानी विकर्णों के आधार पर हमें चतुर्भुज का नाम बताना है। तो देखते हैं पहला, देखो इसका, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो ऐसे यानी कि विकर्ण जो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं वो कौन कौन सी चतुर्भुज में होते हैं। ठीक है, तो वो हमें बताना है। तो यानी कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, उन चतुर्भुजों के नाम हमें बताने हैं। तो इसमें कौन कौन से चतुर्भुज होंगे, देखो तो सबसे पहला तो होगा क्या, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज। फिर अगला होगा समचतुर्भुज। फिर है वर्ग और लास्ट में है आयत। यानी ये चार चतुर्भुज ऐसे हैं, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग और आयत। यानी कि जो विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को समान दो भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दूसरा, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हों। यानी जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को लंब समद्विभाजक करते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं, देखो तो लंब समद्विभाजन कौन कौन से चतुर्भुजों में होते करते हैं विकर्ण। तो पहला तो है क्या, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। दूसरा है आपका समचतुर्भुज के बाद में है वर्ग, लेकिन एक और है तीसरा, एवं पतंग चतुर्भुज। ये तीन जो हैं
समचतुर्भुज, वर्ग और पतंग चतुर्भुज, इन तीनों के जो विकर्ण हैं वो लंबवत समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि बराबर हों, यानी एक ऐसे चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्ण बराबर हों। तो विकर्ण किसके बराबर होते हैं? तो विकर्ण देखो, एक तो वर्ग के बराबर होते हैं, यानी वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं। दूसरा, आयत के भी विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं। और जो है अन्य किसी भी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर लंबाई के नहीं होते हैं। तो तीसरे का आंसर ये वर्ग और आयत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है, यानी आयत उत्तल चतुर्भुज क्यों है। तो देखो, सबसे पहले तो हमें उत्तल चतुर्भुज होता क्या है। तो उत्तल चतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण आकृति के अंदर की तरफ बनते हैं, वो होता है आपका उत्तल चतुर्भुज। ठीक है, और जिसमें विकर्ण आकृति के बाहर बनते हैं वो होता है अवतल चतुर्भुज। तो इसमें क्या लिख देंगे, सीधा ही देखो, 5वां, क्योंकि आयत में विकर्ण आयत के अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर भाग में बनते हैं या होते हैं। ठीक है, इसलिए आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। यह आपका आंसर। कैसे, देखो, जैसे ये मैंने उदाहरण के तौर पे ये आयत बना लिया, तो इसका एक विकर्ण तो होगा ये, ठीक है, और एक विकर्ण होगा ये। तो ये दोनों जो विकर्ण है वो आकृति के अंदर ही तो हैं, ये विकर्ण और ये विकर्ण। तो जब आकृति के अंदर बनते हैं विकर्ण तो वो उत्तल होता है, और जब ये विकर्ण आकृति के बाहर बनते हैं तो वो अवतल चतुर्भुज होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो, ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये रहा ABC, ए, बी और सी ये समकोण त्रिभुज है, और ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। ये बिंदु ओ जो है इस समकोण, ये बी है इसका सम्मुख भुजा, ये AC है, समकोण है बी और इसकी सम्मुख भुजा है AC, और AC का मध्य बिंदु है O। ठीक है, तो समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु O है। बताइए कैसे O बिंदु A, B तथा C से समान दूरी पर स्थित है। यानी ये बिंदु O है ना, इस A से, B से और C से समान दूरी पर स्थित है। तो बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई हैं। तो हमें यह बताना है कि ये बिंदु O जो है इस A, B और C से समान दूरी पर स्थित कैसे है। तो देखो, आपने समांतर चतुर्भुज पढ़ा है। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे विकर्ण को दो समान भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो, ये प्रश्न नंबर 6वां। तो सबसे पहले तो आकृति बनाते हैं। तो देखो, प्रश्न के अनुसार ये चित्र दिया हुआ है। अब हमें इसको चूंकि आगे हल करना है तो क्या करेंगे, हम इसमें रचना करेंगे। ठीक है, वह त्रिभुज ABC दिया हुआ है और इसका मध्य बिंदु ये सम्मुख कोण B और इसकी सम्मुख भुजा ये O, और O का मध्य, यानी सम्मुख भुजा है AC और इसका मध्य बिंदु है ये O। ठीक है, अब इसकी रचना करेंगे हम। तो क्या करेंगे, देखो, पहले तो ये BC है ना, BC, इस BC के समांतर भुजा खींचेंगे ये AC। ठीक है, और इस AB के समांतर भुजा खींचेंगे ये, सॉरी, ये D है, ये
क्या होगा इसका डी, क्योंकि सी तो यहाँ पर है ही है। और इस ए बी के समांतर भुजा खींच ली हमने ये डी सी, ठीक। और ये विकर्ण जो है, ये विकर्ण हमने आगे बढ़ा दिया इस तरीके से। आए बात समझ में? तो हमने रचना क्या की कि पहले तो ये बी सी के समांतर ए डी खींची, ठीक है। रचना क्या की, बी सी समांतर ए डी, ठीक है। यानी इस बी सी के समांतर ए डी खींची एवं इस ए बी के समांतर डी सी एवं ए बी समांतर डी सी खींची। यानी इस बी सी के समांतर तो ए डी, तो ये दोनों समांतर भुजा हो गई। और इस ए डी के समांतर ये डी सी, तो यानी ए बी समांतर हो गया डी सी। और जिस चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान होती हैं और समांतर होती हैं वो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो उस हिसाब से क्या हो गया, ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, जब चतुर्भुज हो गया ये, तो लिखेंगे अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। और समांतर चतुर्भुज जो होता है उसके विकर्ण एक दूसरे को समान दो भागों में विभाजित करते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसलिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान दो भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है। यानी विकर्ण एक दूसरे को समान दो भागों में बांट रहे हैं। यानी कि ओ बी तो बराबर हो जाएगा ओ डी के, और ये ओ ए बराबर हो जाएगा ओ सी के। अतः ओ बी बराबर ओ डी, ओ बी बराबर ओ डी तथा ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी। ठीक। अब इसमें देखो, इस आकृति को देखने से हमें लग रहा है कि ये कौन सी आकृति है, आयत। ठीक है। और आयत जो होता है उसके विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं। यानी कि विकर्ण बराबर लंबाई के हैं तो इनके टुकड़े जो होंगे वो भी बराबर लंबाई के होंगे। ठीक है। अतः ओ बी बराबर ओ डी बराबर ओ ए बराबर ओ सी, यानी सभी भागों को हम बराबर रख देंगे। ठीक है। जब सभी भाग बराबर हैं तो ये बिंदु जो है क्या है, अपने आप ही क्या रह गया, ये बीच में। यानी कि इस बी डी का भी मध्य बिंदु और इस ए सी का भी मध्य बिंदु। जब ये दोनों का ही मध्य बिंदु है तो ये बिंदु ओ जो है, ओ की दूरी ए बी और सी से क्या होगी, समान दूरी होगी। अतः ओ बिंदु ए बी एवं सी से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है। यही क्या है हमारा आंसर। और ये आपकी प्रश्नावली कंप्लीट। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। और कोई भी इसमें कुछ कमी रहती है या कुछ अच्छा आपको लगता है तो कमेंट में ज़रूर लिख करके आपको बताना है, जिससे हमारा भी मोटिवेशन होता रहे और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहें। साथ ही इसके बाद में आएगी प्रश्नावली 4।
साथ ही कोई भी प्रश्नावली आपको देखनी है इससे पहले या बाद वाली जो भी है, तो वो आप चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जा कर के संबंधित प्रश्नावली को देख सकते हैं। साथ ही कोई भी सवाल आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार रिवर्स करके देखें, बार बार उसका दोहरान करके देखें, जिससे आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ जाए और आप अच्छे नंबर प्राप्त करें। धन्यवाद।